नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज का प्रोग्राम जी बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत ही मैं ज़ाती तौर पर दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हूं। और खुशी की वजह एक तो आपको नज़र आ रही है, इमरान रियाज भाई बैठे हैं, लेकिन इससे भी एक और बड़ी खुशी की वजह है क्योंकि आपने पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले मनाजर देखे थे कि इमरान रियाज भाई जो हैं वो एहराम बांधे थे, एहराम बांध कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे आपने ढींगा मुश्ती देखी, उसके बाद और रियासती जबर देखा, फिस्तायत देखी और इन्होंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया उम्रा करने की और लेकिन इनको इजाज़त नहीं मिली। हज पे जाना चाहते थे, इजाज़त नहीं मिली, बल्कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर एक तवील सफ़र मुशक्क़तों भरा, फिर ये पहुँचे एक तवील सफ़र के बाद, काफ़ी तकलीफ़ दे सफ़र के बाद हमारे पास। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये जा रहे हैं सफ़र हज पे। तो आज ये जा रहे हैं सफ़र हज पे और मेरे लिए ये ख़ुद सादत की बात है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, मैं फिर आगे जाके आपको बताऊंगा। तो एक तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि जनाब आप जब भी जाएं तो मुझसे मिल के ज़रूर जाइएगा। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है तो ज़रा गपशप लगाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नौयत का ये प्रोग्राम है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपने बता ही दिया साबिर भाई। देखें, मैं 2022 में हमने प्लान किया था कि हम हज पे जाएंगे क्योंकि 19 में मेरे अम्मी अब्बू ने हज किया था, अबू जी ने पहले भी किया था और 2019 में अम्मी अब्बू दोनों गए थे और मेरा इरादा ये था कि 2022 में हम जाएंगे। हालात ऐसे थे फिर हम नहीं जा पाए और 2023 में तो पक्का इरादा था, बल्कि जिन लोगों ने मेरे साथ जाना था हज पे वो चले गए और मैं रह गया क्योंकि मुझे वो जबरी तौर पे लापता कर दिया था एजेंसियों ने। मैं उनके पास था, मैंने ईद वाले दिन, उससे पहले भी मैंने बड़ा उनको, वो कहता रहा मैं उन्हें कि मैंने हज पे जाना है भाई, मुझे छोड़ दें, मुझे हज तो करने दें आप। तो उन्होंने कहा जी अगले साल आप जरूर इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, तो इस साल आपको हम नहीं छोड़ सकते, अभी आपका ऑर्डर नहीं है छोड़ने का। वो मेरी ईद भी अंदर ही हो गई, हज भी अंदर ही हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं हज पे नहीं जा सका। मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया हुआ था 2023 में, हमने सारा कुछ किया हुआ था। जो लोग हमारे साथ जा रहे थे वो गए भी हज पे। वो जब मैं छूट के आया एजेंसियों की कहते से, उन्होंने बताया भी कि हम सारे हज पे गए और हमने आपको बड़ा मिस किया वहां पे, आपके लिए दुआ भी की। फिर 2024 में मैंने हज पे जाना था तो, और ये मुझे कहा भी था एजेंसियों ने कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगले साल हज पे चले जाएंगे जब आप छूट के अपने घर जाएंगे। पहले तो वो बताते नहीं कि छूटूंगा, फिर उन्होंने बीच में मुझे कुछ लोगों ने आसरा दिया कि एक दिन आप चले जाएंगे अपने घर। मैं फिर जब घर आया तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं हज पे जाऊंगा। तो मैंने दोबारा हज की तैयारी की तो देखा फिर नाम इन्होंने ECL में डाला हुआ था। मैंने केस लड़ना शुरू किया, लड़ते लड़ते मैं एयरपोर्ट गया हज के लिए, यानी मैंने 3 दफा टिकट लिए और तीनों दफा मैंने हाई कोर्ट के कहने पे लिए। ये आमिर फारूक साहब थे चीफ जस्टिस, ये आसरा देते थे, मैं टिकट ले लेता था और मैं जब टिकट लेता था दोबारा एयरपोर्ट जाता था, फिर रोक लेते थे, फिर जाता था, फिर रोक लेते थे। तो फाइनली फिर इनके फैसले के खिलाफ मैंने अपील की आमिर फारूक साहब के, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर वो डबल बेंच लगा, उसमें बड़ी मेहरबानी की अरबाब ताहिर साहब ने और जो स्वाद से हमारे जज हैं, मेरे जेहन से नाम निकल गया, उन्होंने, इन 2 जजेस ने, औरंगजेब साहब, ये बड़े शानदार जज हैं, इन दोनों ने मेहरबानी की, कमाल मेहरबानी की। इन्होंने कहा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को कहा, हमने, अच्छा उन्होंने कहा पैसे जमा करवा दें। सिद्दीक जहां ने बेचारे ने फटाफट 10 लाख रुपया वहां जमा करवाया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस वक्त ना, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। सिद्दीक जहां ने फटाफट 10 लाख का अरेंज किया, वो जाके उनको वजारत दाखिला वालों को पैसे भी दिए कि ये गारंटी आ गई, अब तो बंदे को जाने दें आप हज पे। हमने जाके अदालत में बताया, उन्होंने हमें लिख कर दे दिया। अब मैं एयरपोर्ट में गया तो एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे बताया कि वहां तो बड़ी दुनिया खड़ी है, आपको पकड़ने के लिए तकरीबन 200 के करीब आदमी है, हर दरवाजे पे, हर जगह पे वो आपको ढूंढ रहे हैं, वहां पे हर गाड़ी की डिक्कियां तक चेक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं डिक्की में थोड़ी जाऊंगा, मैं शहबाज शरीफ थोड़ी हूं, हज पे को बंदा डिक्की में जाता है, मैं तो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगा। तो मैं फिर वो एहराम में था, फिर मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि जब आप एहराम बांध लेते हैं तो फिर आप नहीं रुकते, बिल्कुल, फिर आपको ट्रैवल करना होता है। मैंने कहा अगर जबरदस्ती रोकेंगे तो ठीक है, मुझे तो जाना है। तो अली ने मुझे बता दिया पहले से कि भाई ये आपको अरेस्ट कर देंगे, मुझे अंदाजा हो गया, वहां पे खबरें अच्छी नहीं आ रही एयरपोर्ट से। बाद एयरपोर्ट पे गए, मैं तो वो पढ़ रहा था तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। आज भी मैं ये पढ़ रहा था। तो मैंने तो नियत पूरी की, नवाफिल पढ़े, मैं हज के लिए निकला, वहां पहुंचा तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। पुलिस वाले रो रहे थे, पुलिस वालों ने मेरे घुटनों को पकड़ा, मेरे से हाथ जोड़ के माफिया मांगी। उन्होंने कहा हमें आप माफ कर दें। वो कांप रहे थे कि ये हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया जो आपके साथ हम कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मुझे 3 साल से हज पे ये नहीं जाने दे रहे, ये रियासत चाहती क्या है? और साबिर भाई क्या मैं पहले हज पे नहीं जा सकता था? बिल्कुल फर्ज करें अगर मैं अदालत ना जाता और मैं अफगानिस्तान चला जाता तो मैं बड़े आराम से हज पे चला जाता।
मैं यहां से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से मैं पैकेज लेता हज का, वहां से मैं जाके हज कर लेता और हज करके वापस आ जाता पाकिस्तान, किसी के फरिश्तों को भी पता ना चलता। तो मुझे इनको लगा कि पता नहीं ये रोक के किसी, मैं सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के अंदर की नफरत है, बोगस है, वरना हज पे कौन किसको रोकता है। असल में मैं आपको बताऊं कि अफसोस इस बात का है ना कि हमारे पिछले ये जो रजीम है इसका कोई ना कानून से ताल्लुक ना आइन के साथ ताल्लुक। एक होता है मोरालिटी होती है, इंसानियत होती है, वो इंसानियत भी खत्म हो गई। कुछ उसूल है, वो कुछ लिमिट्स होती हैं। ये बंदा हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, इसको हमने नहीं रोकना। देखें, अगर कोई बंदा हज पे जा रहा है और वहां से वो कमिटमेंट तोड़ देता है, ये नहीं वो कमिटमेंट देके गया था ना मैं अदालत को कि मेरा इस तारीख को हज खत्म हो जाएगा, इस तारीख को मैं अदालत में आ जाऊंगा। अभी समी इब्राहिम साहब गए ना, अपने बच्चों को मिले, वापस आ गए ना, जो कमिटमेंट दी वो पूरी की। कमिटमेंट मैंने भी पूरी करनी थी। मैं दोबारा उस अदालत में गया था कि जनाब मुझे हज पे नहीं जाने दिया, जज साहब मैं आ गया हूं, खतरे के बावजूद गया था। तो जज साहब ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद इनको देख लेंगे, वो केस अभी भी पेंडिंग है वहां पे। तो मेरी ये नीयत थी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा था ना, जब मैं निकला हूं पाकिस्तान से, उस वक्त मेरे दिमाग में जो बड़ी 2-3 चीजें थी, उनमें एक मेरा हज था कि इन्होंने मुझे 3 साल से हज नहीं करने दिया। मैं कहीं भी पहुंचूंगा, किसी भी मुकाम पे होऊंगा, मैं इस साल हज जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, आपने और कुछ दोस्तों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी ध्यान दिया। वही मैं पूछने लगा था, मैंने तो इमरान भाई को कहा था कि भाई आप इस दफ़ा ना जाएं, क्योंकि अभी मूड अच्छे नहीं है, क्योंकि बार बार जो मैसेजिंग करने की जाती है वो यही है कि जनाब नफ़रत बहुत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने इमरान भाई से बात की, मैंने कहा कि आप ना जाएं। तो इसके बावजूद आपने कहा कि मैंने जाना है, तो फिर इन्होंने मुझे जबरदस्ती हज से उठा के ले जाएंगे, ले जाओ उठा के, और मुंह काला करना है तो और कर दो। मैं इनकी गिरफ्तारियों से डरता थोड़ी हूं। 10 दफा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, इन्होंने मुझे अगवा किया, मार कुट के देख लिया। इन्हें ये पता है ये बंदा डरता नहीं है, इन्हें इस बात का आइडिया है कि ये डरता भी नहीं है, कंप्रोमाइज भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां मौजूद हूं अपनी आवाज के लिए, कि मेरी आवाज ये बंद कर देते हैं बार बार। मेरी आवाज बोलती रहनी चाहिए, जो मेरा हक है बोलने का वो होना चाहिए। और जिंदगी में और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको भी मुझे अदा करना था। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने आप को, अपनी जान मैंने बचाई है फॉर द टाइम बीइंग। गिरफ्तारी से कौन डरता है? ये मुझे हज पे आके पकड़ना चाहते हैं और मुंह काला करना ना इन्होंने, तो साबिर भाई वहां पे आके कर ले, मेरी तरफ से इनको खुला चैलेंज है। ये इससे ज्यादा तो और ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप खैरियत से आएंगे, खैरियत से जाएंगे, खैरियत से आएंगे। और ये कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं आप इसके बाद इसके अलावा साबिर भाई ये सोच तो आप नहीं बदल सकते हैं ना? सोच नहीं बदल सकते, ये बात सही है। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की तारीख में मुझे वो बता रहे थे दोस्त कि एक ही आदमी है जिसको हज से रोका गया, और वो मैं हूं। ये किसी के साथ इन्होंने ये वाली ज्यादती नहीं की, किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया। मैंने ये पूरा साल जिस तकलीफ में गुजारा है ना, मैं साबिर भाई आपको बता नहीं सकता। मुझे दोस्तों ने कहा कि उम्र पे चलो, मैंने कहा जी मैंने पहले 2 मरतबा उम्रा किया हुआ है। अभी जब मैं निकला था तो मुझे उम्रा भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान ली कि मैं अब अल्लाह के घर हज करने के लिए इंशाल्लाह जाऊंगा इंशाल्लाह। और अब वो वक्त आ गया है, मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूं साबिर भाई, और ये वीडियो शायद उस वक्त अपलोड होगी जब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं हज पे चला गया हूं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये मैं रिकॉर्ड भी इसलिए करवा रहा हूं कि चंद चीजें मैं बताना चाहता हूं। मैं कैमरे में देख लूं आप? बिल्कुल बिल्कुल आए। मैं चंद चीजें बताना चाहता हूं जी कि ये वीडियो आप उस वक्त देख रहे होंगे जब मैं हज पे हूं। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं अपना आराम से हज करके वापस आ जाऊंगा, या फिर से पाकिस्तान का निजाम जाएगा, ये सऊदी अरब की मिन्नत करेंगे, तल्ला करेंगे। हो सकता है कोई ये वहां पे शरारत करने की कोशिश करें, मुझे उठाने की कोशिश करें, अगवा करने की दोबारा कोशिश करें, तो ठीक है ना, करें। इससे पहले भी इन्होंने यही किया तमाशा, ये दोबारा करके देख लें। इनका तरीकाकार ही है, इख्तलाफी आवाज को ये बर्दाश्त नहीं करते। मैं आज सुन रहा था आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा कोई चीन और अमेरिका की फौज पे तनकीद करता है, तो सर चीन और अमेरिका की फौज मार्शल तो नहीं लगाती ना, उनकी हरकतें ही नहीं है तनकीद वाली। और फौज पे कौन तनकीद करता है? फौज की तो सारे तारीफ करते हैं। तनकीद होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गंदी पॉलिसियों की, जिसके तहत वो मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत वो काबू करते हैं पूरे निजाम को, जिसके तहत वो हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, जिसके तहत वो इदारों पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो अदलिया पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो जबरी तौर पे लापता करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजों के ऊपर तनकीद होती है। अगर ये चीजें ना करें तो चीन और अमेरिका की फौज की तरह, यानी इंडिया की फौज जंग हारी हुई है, लेकिन उनके मुल्क में उनकी जो पॉलिसीज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर आप लड़ाई जीते हुए हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, लेकिन फिर भी तनकीद की इज्जत में वजह यह नहीं है कि आप लड़ते जितना अच्छा है, वजह यह है कि आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि आइन में कोई इजाजत नहीं है कि फौज के ऊपर तनकीद की जा सके, तो सर आइन में तो यह भी इजाजत नहीं है कि हुकूमत बनाई जाए और गिराई जाए। आइन तो और भी बहुत कुछ कहता है। और पाकिस्तान में अगर कभी आइन टूटा है तो ज्यादातर आइन तब टूटा है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन तोड़ा और मुल्क पे कब्जा किया, वरना इस मुल्क में तो आइन टूटा ही नहीं। सिविलियन बेचारे क्या आइन तोड़ेंगे, उनकी तो औकात ही कोई नहीं, वो तो तोड़ नहीं सकते, कानून के साथ बंधे हुए। तो मैं हज करने के लिए जा रहा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपना जो मजहबी फरीजा है उसको अदा करना।
और इसके बीच में जो रुकावट डालेगा मेरा रब जाने और वो जाने। इससे पहले भी मैं हज करने जा रहा था, मेरी खालिस नियत थी हज करने की, और बार बार टिकट मैंने लिए, और वो टिकट आपको पता रिफंड भी नहीं होते साबिर भाई। और मैंने यहां से भी अभी जो हज का सारा वो सिस्टम लिया, मैंने कोशिश की कि मैं सही टाइम पे जाऊं, सही टाइम पे हज करूं और वापस आऊं। तो मेरी नियत खालिसतन मेरे रब को राजी करने की है, मेरी नियत हज का फरीजा अदा करने की है। अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे। पूरे पाकिस्तानियों से सबसे दरखास्त है, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे और मेरी दुआएं कबूल करे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगा, साबिर भाई आपके लिए भी, सबके लिए। और इंशाल्लाह हमने जाना कहां है, अल्टीमेटली आना तो सबने पाकिस्तान में, हमने रहना भी पाकिस्तान में। आप वहां पे जाएंगे, बेशुमार दुआएं करेंगे, और जाहिर दुआओं का ही वो। तो कोई 3 दुआएं बताएं। वो तो अल्लाह का और मेरा मामला है, अल्लाह का और मेरा मामला। देखे मैं ना साबिर भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला को क्या कहेंगे? यार मैं पाकिस्तान के बारे में जब सोचता हूं ना, तो मैं पाकिस्तान को ऐसा नहीं देखना चाहता जैसा वो आप है। मैं पाकिस्तान को आजाद देखना चाहता हूं। मैं चंद हाथों के अंदर जकड़ा हुआ पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की राय का भी उतना ही एहतराम हो जितना खास लोगों की राय का एहतराम होता है। बंद कमरों के अंदर बैठ के 10 लोग फैसला करें, इससे बेहतर है 10 करोड़ लोग एक सूबे के फैसला करें कि वहां क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर से रूल ऑफ लॉ है, आजादी इज़हार राय हो। अगर तो जमहूरी निजाम चलाना है तो प्रॉपर जमहूरियत के तरीके से चले, अदलिया आजाद हो, मीडिया आजाद हो, लोगों को राय कायम करने की आजादी हो, और जिसका जो काम है वो उतना काम करे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं। यानी जिन मुल्कों में भी मैं घूमता रहूं साबिर भाई, आपने भी कई मुल्क ट्रेवल किए हैं, यहां और पाकिस्तान में फर्क क्या है? हमारे वसाइल भी ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, नौजवानों की तादाद भी ज्यादा है। फर्क सिर्फ सिस्टम का है, सिस्टम का। इनका सिस्टम पब्लिक को डिलीवर करता है, हमारा सिस्टम पब्लिक को डिलीवर नहीं करता। हमारा सिस्टम पब्लिक से छीन कर चंद मखसूस लोगों को डिलीवर करता है। ये फर्क जब पैदा हो जाएगा तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान एक ऐसी वेलफेयर स्टेट बने जिसमें लोगों की राय का एहतराम किया जाए, कवानीन लोगों के लिए बने और लोगों के लिए इंप्लीमेंट हो, और रूल ऑफ लॉ हो वहां पे। अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट जरूर करना कि अल्लाह ताला सीने को खोल दे, हमारे हाफिज साहब के सीने को खोल दे, उनके दिल दिमाग को खोल दे। ये जरूर अल्लाह ताला से। अच्छा, मैं दुआ ही देता हूँ वैसे साबिर भाई, जिसको भी देता हूँ। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं ऐसा बंदा हूं, मैं बददुआ देने से डरता ही बहुत। बददुआ नहीं देनी, मैं कभी किसी को देता ही नहीं। मेरे साथ ये हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किया ना, जो किया, इन्होंने मुझे अगवा करवाया एजेंसियों से। इन्हीं को पता था, लोग इनसे जाके बातें भी करते रहे। जो लोग इनको मिले, इन्होंने मेरे बारे में जो जो बातें की, आर्मी चीफ ने, मुझे सारी बातें पता है। इन्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में किसी के साथ कोई बात की और उसने आकर मुझे नहीं बताया? देखें, इन्होंने रिटायर हो जाना, चले जाना है, उनको ये पता है कि इमरान रियाज ने, साबिर शाकिर ने यही रहना है, आमिर मीर ने भी यही रहना, बाकियों ने भी यही रहना, आरिफ हमीद भट्टी ने कल को दोबारा वही काम करना जो वो पहले कर रहे थे, सबको पता है। तो वो लोग जिन्हें ये बैठ के बातें करते हैं, वो आकर हमें बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि भाई इनके साथ तो ताल्लुक हमेशा रखना है, इन्होंने तो रिटायर होकर चले जाना है। तो वो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल से कभी बददुआ नहीं निकली। बददुआ देनी भी नहीं है, जहां जा रहे हैं वहां पे बददुआ तो है ही नहीं। दुआ ही दुआ है, हिदायत की दुआ है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करना कि इनके दिल और दिमाग को, इनके जो खोल दे, ये इस दुनिया को ना, पाकिस्तान को, ये दुनिया की अवाम की नजरों से भी देखें कि अवाम क्या मासूम। साबिर भाई देखें, इनका ये सिर्फ ना, मैं बताऊं, ये अपने डोमेन में वापस चले जाएं, छोटे दिमाग के साथ चले जाएं, बड़े दिमाग के साथ चले जाएं, अपनी डोमेन में वापस जाए। भजन तनख्वाह मिलती है, अपना काम करो, लोगों का उन्होंने काम करने दो। देखें, जो एक्चुअली जिम्मेदारी है ना, वो सियासतदानों की है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था कि सियासतदानों को इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे फायदा उठाना चाहिए। सियासतदान होंगे तो फिर है ना सर, उन्हें देखें, उनको यह सोचना चाहिए कि 3-3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 2 दफा एक बंदा सदर रह चुका है, दूसरा जो इस वक्त का वजीर आजम है वो दूसरी दफा का वजीर आजम है, एक 3 दफा वजीर आजम बन चुका है। ये बड़े सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं और पुराने लोग हैं, चाहे इनकी मंजी ठुक गई, जो भी हो गया। अब इमरान खान की मकबूलियत से डरने की बजाय उससे फायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए पैक कर दें कि जनाब ये आपका रोल है, इससे बाहर आज के बाद आपने नहीं निकलना। इससे अलावा आपको कौन सा मौका मिलेगा? फर्ज करें इमरान खान ये सारा खुद ही कर लेता है पब्लिक के साथ मिलकर, तो आप मुझे बताएं, इनके पास मौका होगा दोबारा? नहीं, इनके पास तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी, ये बात है। ये मेरे से आप लिख कर रखें कि पाकिस्तान के मुल्क की जो पब्लिक है वो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी। आज करें, 2 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, ये होना है, एक दफा होना। पाकिस्तान की पब्लिक ने एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करना है। ये सियासतदान फैसला करना है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिक्स होना है या पब्लिक के साथ खड़े होना है। उसकी वजह है कि मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है, 3 साल तो मुझे हो गए बाहर, 3 साल से ज्यादा हो गए। मुझे जो भी बंदा मिलता है ना जी, ये मैं हज पे जा रहे हैं इमरान भाई,
जो भी बंदा मुझे मिलता है जी, वो कहता है, एक ही जुमला बोलता है कि जिन पे हम एतबार करते थे, जिनको हम अच्छा समझते थे, जिनके साथ हम वफा करते थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये किसी का नाम नहीं लेते, वो लोग मायूस हुए ना, मायूस हुए, लोग मायूस हुए और लोग अपने इदारे से मायूस हुए। लोग कहते हैं जी बड़ा हमारा वो इदारा रोमांस था, मान था। फौज के साथ देखें, पाकिस्तान की अवाम का एक रोमांस था जो अब भी है। अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो है, लेकिन जब वो पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ते हैं फिर वो नहीं है। देखिए इमरान खान को मार के कौन सा फौजी मकबूल हो सकता है इस मुल्क में? सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकता। देखिए इन्होंने, सुहेल वड़ाइच साहब ने, हमारे कुछ और दोस्तों ने एक बयानिया बनाया, अंसार अब्बासी साहब कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब बहुत मकबूल हो गए। मैंने सर्वे करवा लिया, बिल्कुल। वो उसकी हमने गिनती करवाई, को 12-13 हजार उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए, और हमने सर्वे करवाया था बॉट से बचने के लिए कि मैसेज में आप लिखें 1 और 2। सर वो तकरीबन कोई हम 1000 के करीब चेक करते थे तो कोई 10 के करीब निकलते थे आसिम मुनीर साहब के, 100 में से 1% से भी कम आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत है इमरान खान के मुकाबले में। और ये मैं सर्वे कभी नहीं करवाता। देखें एक सरकारी मुलाजिम का, सिक्योरिटी ऑफिसर का एक लीडर के साथ, वो भी कौमी सतह का लीडर, मवाजना बनता ही नहीं है। आप ऑरेंजेस को और एप्पल्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक आदमी की ड्यूटी अलग है ना, वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे सरकारी मुलाजिम में रिटायर होकर घर जाएगा। एक आदमी कौम का लीडर है, लोगों ने उसको लीडर तस्लीम किया हुआ, उसका कुछ और रहा है। तो मामला यह है कि इसमें कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन हमारे दानिश्वर इतने अकलमंद हैं, इन्होंने वो कंपैरिजन कर दिया, तो मैंने इसीलिए वो पब्लिक के सामने रखा कि यार पब्लिक से पूछ लेते हैं। ये इनका नाम, इनके अलावा 25 साल मैंने गुजारे हैं इस्लामाबाद में। परवेज मुशर्रफ साहब है ना, रिसेंट पास्ट वही है ना, परवेज मुशर्रफ साहब को जाके कहते होते थे, ऐसे ऐसे लोग उनको जाके कहते थे कि ना बाहर तो आपका तूती बोल रहे हैं, आप बस जी जनरल साहब आप तो उनके रखो। वो ये जितने भी कहने वाले थे ना, उन सब ने उनको कब्र पे पहुंचा। जनरल साहब का बेड़ा गर्क, अच्छा जनरल साहब का बेड़ा गर्क हुआ, साहब काफ लीग कभी हो गया? ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रही कि काफ लीग खुद तबाह नहीं हुई, उन्हें सियासत भूल नहीं गई थी, वो तबाह हुए डिक्टेटर के साथ जुड़ने की वजह से। आज ये भी फौज के, आप देखे ना नवाज शरीफ साहब के, वो मैं पोस्टर देख रहा था, एक आसिम मुनीर फोटो है, एक मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, यौम तकबीर। उससे पहले जो बयानुल मरसूस, वहां पे आर्मी चीफ और बाकी सारे, फिर उसके बाद जनाब इनका इलेक्शन कैंपेन समरियाल की, वहां पे आर्मी चीफ की फोटो लगा के वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है उम्मीदवार। अब ये क्या हो रहा है? यानी पीएमएलएन ने ये मान लिया है बतौर सियासी जमात कि हमें आसिम मुनीर साहब लीड कर रहे हैं या हमने उनके नाम पे वोट लेना है। ये वो अपनी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इलेक्शन जितवा सकती है, लेकिन जाना उन्हें पब्लिक के पास है। ये पोस्टर साबिर भाई ये जितवा नहीं सकती, फॉर्म 47 दे सकती सर। ये देखें ना डिजिटल मीडिया का ये जितने पोस्टर बन रहे हैं ना, आपको क्या लगता है ये पोस्टर गायब हो जाएंगे? शहरयार अफरीदी का एक स्टेटमेंट था, जी हाँ, एक स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट। हालांकि थोड़े दिन पहले उसने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसने डिफरेंट स्टेटमेंट दिया, उसने कहा गलती जो वो माना, लेकिन शहरयार अफरीदी की जान नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट आज तक। आप मुझे बताएं इनकी ये जान छोड़ेंगे ये पोस्टर? बिल्कुल नहीं। ये बैनर्स, ये जो सारी हरकतें ये कर रहे हैं, ये इनकी जान छोड़ेंगे जो वीडियोस ये बना रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा इस पे होता है आजकल, गुफ्तगू हमारी लंबी हो रही है, जी मैं वही देख रहा था। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी खिदमत अदा कर रहे हैं कि जनरल साहब जी इमरान खान साहब से बड़ी नफरत करते हैं। अच्छा ये जो मैं उन टाउट्स के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गैरत अता फरमाए। देखें हम भी साबिर भाई, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दौर में, लेकिन खुदा की कसम इस लेवल पे कभी नहीं हम आते। हमने अपनी इज्जत बरकरार रखी हुई थी। हमसे रिक्वेस्ट कर सकती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमें ऑर्डर नहीं दे सकती थी, और रिक्वेस्ट भी सिर्फ वो बॉर्डर के मामलात में करते थे कि जनाब फलाना बॉर्डर है, वहां पे साबिर शाकिर साहब जा रहे हैं, या अरशद शरीफ साहब जा रहे हैं, या इमरान रियाज साहब आप जा रहे हैं, फलाना जा रहा है, वजीरिस्तान को देख लें, ऑपरेशन को देख लें, बॉर्डर को देख लें। ये कामों के लिए रिक्वेस्ट करते थे। जब ये इनका पीएमएलएन के साथ झगड़ा हुआ तो नैब के थ्रू हमारे पास सारी फाइलें आई और चीजें आई, हमने उन्हें स्टडी किया, इनसे सवाल पूछे, इनके बाद जवाब ही कोई नहीं थे। मामला यह है कि हमने कभी भी इस तरह तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जिस तरह पे ले गए कि जनाब आर्मी चीफ इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? यानी ये कैसा बकवास स्टेटमेंट है कि जी आर्मी चीफ को इमरान खान से शदीद नफरत है। आज एक और स्टेटमेंट आया है, और वो ये आया है कि अल कादर केस लगे या ना लगे, ईद से पहले लगे या ईद के बाद लगे, इमरान खान ने रिहा नहीं होना। अब ये मुझे बताएं कि ये तो सीधा सीधा पूरी की पूरी जुडिशरी के आपने कपड़े उतार के उनको आपने फेंक दिया। हाँ कि जनाब आपने इंसाफ नहीं देना, इंसाफ कहीं और। वो हमारे दोस्त हैं, वो हर दूसरे दिन हर अदालती फैसला वो पहले बताते हैं। वैसे अब तो इनके लक्षण से भी पता चलता है, सारी पता है जी। अब तो सबको आइडिया मखसूस नशिस्तें किधर जानी है और कौन सा काम किधर होना है। ये अगर किसी को लगता है कि इमरान खान बाहर आएगा एस्टेब्लिशमेंट को होश आने से,
तो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत जिस तरह अपने टाउटों से बयानात दिलवा रही है और जिस तरह के इकदाम अदालतों में हो रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि जब तक इनको प्रॉपर झटका नहीं मिलेगा कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले दिनों जब इनको झटका मिल रहा था और इंडिया वाला एपिसोड नहीं हुआ था, तो ये सबको टेलीफोन कर करके हर एक को मना रहे थे, हर एक से बात कर रहे थे। आजकल इनको मिली है थोड़ी ऑक्सीजन, तो ये कब तक चलेगी? आप एक ब्लंडर करेंगे, एक गलती करेंगे और मंजी ठुक जाएगी वापस। ऐसा ही है। चौधरी इक़्तिदार साहब का मुझे याद आ रहा है, वो कहते लतीफ मूसा साहब ने क्या कहा पता? उन्होंने कहा जमीन पे तो लड़ाई नहीं हुई, तो फील्ड मार्शल कितने बन गए? वो अपनी अभी नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी तो लोग अभी भी पाकिस्तान के जो अवाम है, सहाफ़ी, शहरी, सियासतदान वर्ग, वो अभी भी कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। अभी वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो गए नहीं ना, कोई जा ही नहीं रहा उधर कि ठीक है हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, अच्छा हासिल हुआ है। नहीं, इंडिया भी उधर सेलिब्रेट कर रहा है, उनके हाथ गिर गए, उस वजह से बहुत परेशान है वो। ठीक है जी, वो तो चाइना का माल चल गया था। पूरी दुनिया जी है वो सारी तारीफा कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं ना, ये जो मैसेजिंग करवा रहे हैं कि नफरत बहुत ज़्यादा है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता, फिर तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे दोस्तों को ये किसी और काम पे लगा दें, क्योंकि वरना इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना है। आप मुझे बताएं ना, इन्होंने शहीद अरशद शरीफ को मार दिया, वो इनसे मर गया? नहीं मरा। तो फिर ये खुद मर गए। जनरल बाजवा का लोग नाम लेते हैं दुआ के अंदर या अरशद शरीफ का लेते हैं? शहीद अरशद शरीफ मरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिंदा है ना? जिंदा है। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि आज अरशद शरीफ जिंदा है या जनरल बाजवा जिंदा है? क्योंकि लड़ाई तो यही थी ना, जनरल बाजवा चाह रहे थे कि वो मेरे मुताबिक काम करे, वो कहते मैं अपने मुताबिक करूंगा। तो वो तो उस वक्त मुकाबला जनरल बाजवा का और अरशद शरीफ का था। आप मुझे बताएं दोनों में से जिंदा कौन है? अरशद शरीफ। दोनों में से जिंदाबाद कौन है? अरशद शरीफ। लोग दुआ किसके लिए करते हैं? अरशद शरीफ। तो ये मार लेंगे इमरान खान को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कर सकते, ये लड़ाई हारेंगे, इनको ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। और याद रखें इनकी भी और पाकिस्तान की भी जीत इसी में है कि एस्टेब्लिशमेंट अवाम से ये लड़ाई हार जाए। अल्लाह करे कि हमारी तो दुआ है। देखो मेरी ख्वाहिश ये है बिल्कुल कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जितने पुराने सियासतदान हैं वो होश के नाखून लें और इस वक्त से फायदा उठाएं और एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें, फिर मुल्क को खुद चलाएं। सर ये बुरा चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, बिलीव मी ये फौज से ज्यादा बेहतर मुल्क चला लेंगे सियासतदान। देखिए बात ये है कि जो उसके बाद सियासतदानों के खिलाफ बोले, देखें अभी डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा थोड़े दिन पहले, ये सियासतदान सारे करप्ट हैं। जी हाँ, कितनी बुरी बात है। आज आर्मी चीफ से भी ऐसी कोई इख्तियार के बुके इस तरह का जुमला उनसे रिपोर्ट हुआ। देखिए कितनी बुरी बात है, आप सियासतदानों को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, लोग उड़े जो है वो वोट डालते हैं। हमारे यहां पे तरीका वारदात ये है कि आइन में लिख दिया गया है कि आप फौज के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकते, और उसका फायदा उठाते हैं, सियासतदानों को गाली देते हैं, बाकी सारे इदारों को गाली देते हैं। तो कोई एक भी इदारा या इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत रहने दी गई हो, और जब किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत बनने लगती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। हम जितने प्रोग्राम करते हैं सियासतदानों पे करते हैं, हमने कभी इस पे प्रोग्राम किया कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? देखिए फौज के खिलाफ कोई भी नहीं है, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, बात है पॉलिटिकल एजेंडे की। जब एक मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडर एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे, वो भी जाती नौयत का, तो उस पे तनकीद लोग इख्तलाफ करेंगे, उससे इख्तलाफ होगा और बनता है लोग, उस पे इख्तलाफ होगा और वही बात होती है। अब उस इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है ना 8 फरवरी 2024 किसको नजर नहीं आ रहा? काजी फायज ईसा क्या भूल गए हैं? किसको नजर नहीं आ रहा? आज जो जस्टिस हिलाली हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीन हैं, क्यों वजाहतें कर रहे हैं जी? नहीं, वो चीफ साहब ने शायद ये भी कहा है, फील्ड मार्शल साहब ने, कि इनकलाब जो आना था वो 1947 में आ गया था 14 अगस्त को। उसके बाद जनाब इस तरह ये मुल्क 2 टुकड़े भी हुए बीच में तो वो बांग्लादेशियों के लिए वो एक इनकलाब था, वो अपना मुल्क अलग करके ले गए। ये मुल्क जो है इसमें ये जो अभी 8 फरवरी 2024 को हुआ, इससे बड़ा इनकलाब कौन सा होगा? और देखिए इनकलाब एक ऐसी चीज है जिससे हर वो स्टेटस को हमेशा इनकलाब से डरता है। साबिर भाई जो स्टेटस को है ना, वन लाइनर ये है, जो भी स्टेटस को होगा, जिस कैफियत में होगा, जिस मुल्क में होगा, जिस पोजीशन में होगा, वो इनकलाब के नाम से हमेशा डरता है। और वो हमेशा ये कहता है इनकलाब नहीं आना, कभी नहीं आना, आएगा ही नहीं, लोगों को कायल करता है इसके ऊपर। सॉफ्ट रेवोल्यूशन इस मुल्क में आ चुका है। लोगों ने वोट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवाए, उनको धूल चटाई, उनके माथे पे लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट के शिकस्त। ये वोट के जरिए लोगों ने, इसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो आ गया। अब अगर ये किसी और चीज के इंतजार में है तो वो भी आ जाएगी एक दिन। अगर इन्होंने 2 कौमी नजरिया साबित करना है कि 2 कौमी नजरिया है, तो फिर इन्हें बांग्लादेश के साथ दोबारा कन्फेडरेशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कायदे आज़म का पाकिस्तान तो वो था, आपको पता है, पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो था, वो पूरी दुनिया में एक मौजूदाती रियासत थी। 2 विंग्स, 1000 मील का फासला, हाँ, और दोनों जुड़े हुए,
और सॉवरेंटी एक सॉवरेन कंट्री थी और सेम उस पे पैटर्न पे चलती ठीक है जी सॉवरेन और दरमियान में 1000 मील मोर्चा तो वो था वो मोर्चा था उस मोर्चे को हमने 71 में गर्क कर दिया और वो इंदिरा गांधी ने वैसे नहीं कहा था कि मैंने बहरा अरब में दो कौमी नज़रिए को गर्क कर दिया अगर उसको वापस लाएं तो मैं कहता हूँ हम आपको नहीं और कुछ ना करें अब इतना बड़ा होता है फील्ड मार्शल का मैं तो उम्मीद करता हूं इनसे कि ये कश्मीर को फतह करके हमें देंगे इंशाअल्लाह कश्मीर वापस पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा देखिए मेरा वहां पे घर है मेरे से ज्यादा किसको जल्दी हुई जाने की मेरे रिश्तेदार वहां रहते हैं मैं तो वहां जाऊंगा सबसे पहले जाऊंगा तो वो करें अगर वो कर सकते हैं तो और करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए जी तो आप सर जाएं हज पे थैंक यू साबिर भाई मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे सफर के लिए दुआ करें मैं खैरियत से जाऊं खैरियत से वापस आऊं और दूसरी आप लोग ये भी दुआ करें कि जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और हमें ग्रीन सिग्नल मिले हमारे दोस्तों की तरफ से जो हमारे मेहरबान हैं जो हमें चीजें बता देते हैं कि जनाब अभी आपके लिए हालात ये हैं तो मुझे तो उन मेहरबानों ने मना किया था कि हज पे नहीं जाना लेकिन मैंने जाना है वो मेरे और मेरे रब की कमिटमेंट है मैं उसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह बाकी इसके जो भी नताइज होंगे वो मेरा रब जाने और जो जालिम है जुल्म करने वाले वो जाने तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम पाकिस्तान में भी जल्दी वापस आए हालात बेहतर हों और मैं आप सबके लिए दिल से इंशाल्लाह वहां दुआ करूंगा मेरे लिए भी खास तौर पे दुआ जी जरूर इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया